हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम वही क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो आपका प्रश्न है वो आपका ये है, नेम 2 एनर्जी सोर्सेस दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजन फॉर योर चॉइसेस। यानी आपको दो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताना है जिसे आप नवीनीकरणीय मानेंगे। यानी ऐसे सोर्सेस जो कि आप ये समझते हैं कि जो समय के साथ हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसे नया कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे आपको दो ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताना है। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, जो आपने पसंद किए हैं, यानी जिनको आप ले रहे हैं एज अ रिन्यूएबल सोर्सेस, नवीनीकरणीय स्रोत के मान रहे हैं आप, तो उसके जो आपने चॉइस किए हैं, क्यों आपने उनको जो है चूज किया है, ये भी आपको बताना है। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरणीय मानेंगे। अपनी पसंद के कारण बताइए। अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें, किसकी बात करें, रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय स्रोतों की बात करें, तो ये एक ऐसे स्रोत है जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपका क्या हो जाते हैं, नवीन हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। यानी जो ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनको अगर आपने उपयोग कर लिया तो ये खत्म नहीं होते हैं, आपको अवेलेबल होते हैं और टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हैं, इन्हें नवीनीकरणीय कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका हाइड्रो पावर एनर्जी होता है जो, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रो पावर एनर्जी है, जल विद्युत ऊर्जा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके पास पानी अवेलेबल है, ठीक है। वाटर, जैसे कि हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं एक जगह, फिर उसे एक हाइट से नीचे गिराते हैं। तो क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है उनमें, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है, और वो नीचे गिर रहे हैं, वो स्थितिज ऊर्जा के कारण जो टरबाइन्स है वो मूव करने लगते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं टरबाइन और जनरेटर की मदद से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पानी है, रिवर्स में जो जल है वो क्या है, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आपने एक बार उसे यूज कर लिया तो वो खत्म नहीं होता है, आप दोबारा उसको इसी तरीके से यूज करके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हो। तो जो आपका हाइड्रो पावर एनर्जी है, जल विद्युत ऊर्जा जो है, वो क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। इसी तरीके से अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, तो जो आपकी सोलर एनर्जी होती है या सौर ऊर्जा होती है, इसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो जो सौर ऊर्जा होती है वो भी आप जानते हैं कि बहुत समय से जो है, बहुत लाखों करोड़ों समय से जो है, सूर्य क्या है, ऊष्मा दे रहा है, सनलाइट हमें मिल रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, ठीक है, हीट मिल रही है। तो ये बहुत सालों से है और बहुत सालों तक रहेगा, और ये आपको हर दिन जो है आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको हर दिन मिल जाता है, क्योंकि आपकी सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, तो आप इसका उपयोग हर दिन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार यूज करके खत्म नहीं हो रहा है, आपको टाइमली आपको वापस मिल रहा है। तो ये भी क्या है, आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। इसी तरीके से आपकी जो विंड एनर्जी होती है, पवन ऊर्जा होती है, वो भी क्या है, आपका जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो लेने हैं।
तो इसमें जो है हम दो तरीके के जो है एग्जाम्पल इसमें हमने लिए हैं। एक आपका बायोमास, ठीक है, और दूसरा आपका वो एनर्जी जो हमें विंड से यानी पवन से मिलती है, पानी से मिलती है, सूर्य से मिलती है और महासागरों से मिलती है। तो बेसिकली अगर हम बायोमास की बात करें, ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, बायोमास होता है जिससे आप जैसे गोबर गैस, बायोगैस बनाते हैं। तो हम ये जानते हैं जो हमारा बायोमास होता है वो हमें जो जीवित, जो आपके पशु हैं, ठीक है, और आपके जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव हैं, ठीक है, जो लिविंग बींग्स है, उनसे आपको प्राप्त होता है। उनके वेस्ट प्रोडक्ट से, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट उत्पादन है, उससे आपको प्राप्त होता है। और उसके ही जरिए आप क्या करते हैं, जो है आपको बायोमास मिलता है और आप क्या करते हैं, बायोगैस, गोबर गैस का उत्पादन करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लिविंग बीइंग से या जो आपके जीव हैं उनसे आपको टाइमली प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कि गाय का गोबर है, अगर हम बात करें बायोमास की, तो हम क्या करें, बायोगैस की बात करें, तो बायोगैस में मोस्टली हम किसकी बात करते हैं, गोबर, आपके गोबर जो होता है, गाय का गोबर होता है, पेड़ पौधे के टुकड़े हो गए, वो सब डालते हैं। तो बेसिकली जो गाय का गोबर है आपको टाइमली मिल रहा है और वो खत्म नहीं है, क्योंकि जब तक जीव जंतु है तब तक आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। उनसे आप क्या कर सकते हो, बायोगैस बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी गाय के गोबर से आप जो आपके उपले होते हैं, ठीक है, उनको आप बनाते हो, काउडंग केक्स बनाते हो। तो ये क्या है, ये ऐसी जो ऊर्जा है, बायोमास एनर्जी जो है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो तब तक आपको प्राप्त होंगी जब तक जीव जंतु हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के। अब हम बात करते हैं, तो हमें एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है आपकी पानी से, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट से, ठीक है, जो आपके जल विद्युत संयंत्र होते हैं, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, सूर्य से जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, और ओशन यानी महासागरों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि आपकी टाइडल एनर्जी हो गई, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, जैसे कि आपकी ओशन थर्मल एनर्जी होगी, महासागरीय तापीय ऊर्जा हो गई, ठीक है, वेव एनर्जी होगी, तरंग ऊर्जा होगी। तो ये सब भी क्या है, आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आप किसकी बात करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं, वाटर एनर्जी की बात करते हैं, तो आपके पास पानी है, आप उसे एक हाइट से, एक जगह इकट्ठा करके एक हाइट से, ठीक है, एक ऊंचाई से नीचे गिराएंगे, उस पर स्थितिज ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा के कारण टरबाइन्स मूव करेंगे, टरबाइन्स घूमेंगे, तो टरबाइन्स घूमेंगे, जनरेटर की मदद से क्या होगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी से फिर वो आपकी मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, यांत्रिक ऊर्जा जो है आपके टरबाइन्स की मदद से, आपके जनरेटर की मदद से हमने क्या किया। इसी तरीके से अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, तो इसी तरीके से अगर हम विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा की बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं जो पवन ऊर्जा होती है वो पवनों के कारण होती है। और पवन किस वजह से होते हैं, आपके जो सन है, सन की जो अनइवन हीटिंग होती है, यानी सूर्य के कारण जो है आपकी जो पृथ्वी पे क्या होता है, कहीं जो होता है, जो पृथ्वी होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है और कहीं ठंडी होती है। इस कारण क्या होता है, आपके जो पवन होती है यानी जो विंड्स होती हैं वो उत्पन्न होती है। और अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज पवने चलती हैं, जिसका उपयोग हम पवन चक्की के रूप में करते हैं, जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपके विंड्स हैं वो किस वजह से हो रही है, अनइवन हीटिंग से। कहीं पे क्या होता है, कोई पृथ्वी का कोई हिस्सा गर्म हो जाता है, कोई ठंडा होता है, इस कारण हो रही है, सूर्य के कारण हो रही है। और ये क्या है, ये बहुत सालों से अवेलेबल है, बहुत सालों से जो है ऊष्मा दे रहा है और बहुत सालों तक देगा, या बहुत करोड़ों सालों तक देगा, ठीक है, बहुत जो है समय से ये दे रहा है और बहुत आगे भी बहुत करोड़ों समय तक जो है सूर्य हमें ऊर्जा देगा, ठीक है, ऊष्मा देगा। तो इस कारण क्या हो रहा है,
उत्पन्न हो रहे। तो अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो ये भी क्या है, अगर हम देखें तो ये भी हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज है, क्योंकि ये हमें प्राप्त हो रही है। ये कभी, जो विंड है वो कभी खत्म नहीं होगी, ये हमें प्राप्त हो रही है और आगे भी हमें मिलती ही रहेगी। इसी तरीके से अगर हम सूर्य की बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सौर ऊर्जा के बारे में जब हमने डिस्कस किया, तो जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सन बहुत करोड़ों सालों से क्या कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ठीक है, जो है हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है, और आगे भी करोड़ों सालों तक देगा। तो यानी कि ये जो आपकी सौर ऊर्जा है या जो आपकी सोलर एनर्जी है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी फिनिश नहीं होगी। एक बार आपने इसे यूज किया, इसका उपयोग किया, ये पूर्णतः एग्जॉस्ट नहीं होगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो ये भी क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, या नवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। इसी तरीके से अगर हम ओशन एनर्जी की बात करें, ओशंस की बात करें, महासागरों की बात करें, तो महासागरों में भी जैसे कि हमने तरंग ऊर्जा के बारे में पढ़ा, जो कि पवनों के कारण होती है। महासागर में पवन चलते हैं जिस कारण तरंग ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। तो ये भी जो है अनइवन हीटिंग के कारण, यानी जो आपकी महासागर की सतह है, कहीं पे ठंडी होती है, कहीं पे गर्म होती है, इस कारण क्या होती है, उस पे हवाएं चलती है और हमें क्या मिलती है, आपकी वेव एनर्जी मिलती है, तरंग ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से हमें टाइडल एनर्जी मिलती है, आगे भी रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कभी खत्म नहीं होगी। तो हम इस कारण इनको रिन्यूएबल सोर्सेज में या नवीनीकरणीय स्रोत में रख सकते हैं। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड। यानी जो हमें बायोमास से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम नवीनीकरणीय स्रोत कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट उत्पादन है, वो हमें लगातार मिलता रहता है। इजीली वो जो जीव जंतु है वो आराम से मतलब प्रोड्यूस करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसे उत्पन्न करते रहते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो ग्रोन एट रीजनेबल इंटरवल। और जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं, इनको भी हम टाइमली, हम क्या होते समय हर समय अंतराल में हम क्या करते हैं, इनको उगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बायोमास है वो क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरीके से अगर हम ऊर्जा की बात करें, द एनर्जी डिराइव फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, wind, sun, oceans are renewable sources because these sources can be harnessed into energy so long as the present solar system exists. तो इसी तरीके से अगर हम जल ऊर्जा, जो आपकी हाइड्रो पावर प्लांट है, देन आपकी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और महासागरों से जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी क्या है, आपके नवीनीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, क्योंकि ये स्रोत तब तक रहेंगे जब तक सोलर सिस्टम, सौर मंडल रहे। और जैसे कि हम जानते हैं कि करोड़ों सालों से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्रेजेंट है, तो ये आगे भी रहेंगी। तो इसी कारण हम इसे रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं या नवीनीकरणीय स्रोत कहते हैं ऊर्जा। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा ऊर्जा का एक नवीनीकरणीय स्रोत है, क्योंकि अपशिष्ट उत्पादों का निरंतर उत्पादन होता रहता है। पौधे और पेड़ भी उचित अंतराल में उगाए जाते हैं। बहते पानी, हवा, सूरज और समुद्र से प्राप्त ऊर्जा नवीनकरणीय स्रोत है, क्योंकि इन स्रोतों का तब तक ऊर्जा में उपयोग किया जा सकता है जब तक कि वर्तमान सौरमंडल मौजूद है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी एग्जॉस्टिबल, गिव रीजन फॉर योर चॉइसेस। यानी आपको 2 ऐसे ऊर्जा के स्रोत बताने हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये एग्जॉस्टिबल है, और आपको इसके कारण बताने हैं कि आपने इनको क्यों चूज किया है, क्यों इसको सेलेक्ट किया है, पसंद किया। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए जिन्हें आप समाप्य मानेंगे, अपने पसंद के कारण बताइए। तो बेसिकली एग्जॉस्टिबल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, समाप्य सोर्स या स्रोतों की जब हम बात करते हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज की बात करते हैं, तो ये ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के जो यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोयला हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका कोयला होता है, जिसे आप इंग्लिश में कोल कहते हैं, ये क्या है, ये बहुत करोड़ों साल पहले जो है आपके जो पेड़ पौधे थे वो क्या हुआ, दब गए, बड़ी हो गए, दब गए, ठीक है, दब गए, उनके ऊपर लेयर जमती गई, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, हीट हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा उन पे दाब लगा और वो उन्हें ऊष्मा मिली, जिस कारण बहुत करोड़ों सालों में जो है पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब जब हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं तो किसी जमाने में ये पेड़ पौधे उगे होंगे, इनकी पूरी लाइफ जीवन रहा होगा, इन्होंने जो सौर ऊर्जा है उसका यूज किया होगा, ठीक है, और ये बड़े हुए होंगे। समय के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये दब गए। तो जो इसने सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो इसने यूज की थी, और ये खुद क्या था, एक बायोमास था एक तरीके से, ठीक है, एक जो है आपके पेड़ पौधे थे, तो जो आपके ये किसमें आते हैं, आपके जीव में आते हैं, तो ये सब क्या हुआ, दब गए, बहुत ज्यादा हीट मिली, प्रेशर हुआ, ठीक है, फिर ये कोयले में परिवर्तित हो। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, खुदाई करके उपयोग कर रहे हैं। अब जैसे कि बहुत सारे पेड़, सपोज हम मान लेते हैं कि 100 पेड़ इस तरीके से दबे, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 पेड़ दबे, तो अब क्या होगा, बाद में करोड़ों साल बाद जब हम कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, खनन करके निकाल रहे हैं, पृथ्वी के नीचे से निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जितने हमारे पास पेड़ पौधे थे जो दबे थे, उतना ही हम कोयला निकाल पाएंगे। जैसे अगर 100 दबे थे तो 100 ही जो है 100 पेड़ पौधों का ही हम कोयला निकाल पाएंगे। अगर हमने इसका पूरा उपयोग कर लिया तो क्या हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम कोयले की बात करें, ठीक है, कोयले की बात करें, ठीक है, कोल की अगर हम बात करते हैं, तो जितने पेड़ पौधे उस जमाने में दबे होंगे उतने का ही तो हम कोयला निकाल पाएंगे, और जब वो पूरा यूज हो जाएगा, जब हम उसका पूरा उपयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कोयला नहीं रहेगा। तो इसी कारण हम इसको एग्जॉस्टेबल स्रोत कह सकते हैं, यानी जो है समाप्य स्रोत कह सकते हैं ऊर्जा का। इसी तरीके से पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोल में आपने ये पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो आपके जानवर है वो दब गए, ठीक, पृथ्वी के अंदर दब गए, बरी हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उन पे प्रेशर लगा, दाब लगा, ऊष्मा लगी, हीट मिली उन्हें, और वो पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। जैसे जितने भी जो जीव जंतु उस समय मरे होंगे, जितने जंतु उस समय मरे होंगे, दबे होंगे, जैसे कि अगर हम इस केस में भी मान लें कि 100 जंतु दबे उस जमाने में, तो हमें कितना पेट्रोल मिलेगा, जो वो 100 जंतु है उनका जो कन्वर्जन हुआ पेट्रोल में, ठीक है, बदले वो पेट्रोल में, उतना ही तो हमें पेट्रोल मिलेगा। अगर हम उस सारे पेट्रोल को यूज कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पेट्रोल नहीं बचेगा। तो ये भी क्या है, आपका एग्जॉस्टेबल सोर्स है एनर्जी का, यानी समाप्य ऊर्जा स्रोत है। तो इस कारण हम कोल और पेट्रोलियम को कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके एग्जॉस्टेबल सोर्सेस हैं, यानी समाप्य स्रोत है ऊर्जा। इसी तरीके से आपको इसका जो है
आंसर देना है। इसका जो आंसर है वो आपका ये है, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आपके जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये जो क्या है जीवाश्म ईंधन, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके क्या है समाप्त होने वाले स्रोत है, ये समाप्त स्रोत है ऊर्जा के। क्यों है? द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल आर सेट टू लास्ट अस फॉर अबाउट अराउंड 200 ईयर्स। क्योंकि ये देखा गया है, ये माना गया है कि जो ये स्रोत है फ्यूल्स के, जो हमारे कोल और पेट्रोलियम के जो स्रोत है, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन के जो स्रोत हैं, ये 200 सालों तक ही हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। वाइल इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस टू फॉर्म, और इसके बाद इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल है, क्योंकि अभी हमारे पास कितना है 200 सालों तक का रिजर्व है, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। अगर इसे दोबारा बनाना है तो इसमें बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे, लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो यानी तब तक हमारे पास, अगर ये 200 सालों का जो स्रोत है, जो हमारे पास सोर्सेस है एनर्जी के, अगर ये खत्म हो जाए तो इसके बाद हमारे पास किसी भी तरीके का फॉसिल फ्यूल नहीं बचेगा, और इसको बनने में इतना समय लगेगा, तो यानी कि जो है आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके कोल और पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोल है, ये क्या है आपके एग्जॉस्टेबल सोर्सेस हैं, ऐसे स्रोत हैं जो समाप्त हो जाए। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के समाप्त होने वाले स्रोत हैं। कहा जाता है कि इन ईंधनों की अनुमानित भंडार हमें लगभग 200 वर्षों तक चलते हैं, जबकि इसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी एग्जॉस्टेबल, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। यानी आपको 2 ऊर्जा के स्रोतों के नाम बताने हैं जो कि समाप्य है, जिन्हें आप समाप्य मानेंगे, और अपने चॉइस के लिए आपको रीजन भी बताना है कि क्यों आपने इनको चूज किया। तो जब हम एग्जॉस्टेबल सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि ऐसे स्रोत जो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे सोर्सेज जो खत्म हो जाएंगे जैसे कि आपका कोल और पेट्रोलियम होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कोयला हो गया और पेट्रोल हो गया, ये क्या है, ये इनका जो रिजर्व है कुछ सालों तक ही है और इन्हें बनने में बहुत समय लगेगा। तो इतना जो रिजर्व हमारे पास बचा है, अगर हम उसका उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाए। तो ऐसे स्रोत जो कि एक समय बाद खत्म हो जाएंगे, ऐसे स्रोतों को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल सोर्सेस कहते हैं, या फिर समाप्य स्रोत कहते हैं, या ऐसे स्रोत जो किसी समय बाद समाप्त हो जाए। हमने कोल और पेट्रोलियम की बात करी, इसी तरीके से अगर हम वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो वो भी, उसको भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण जो है पेड़ कम होते जा रहे हैं, और अगर हम इसका उपयोग करते रहेंगे तो एक समय बाद ये खत्म हो जाए। फॉलोइंग आर द 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर एग्जॉस्टेबल। निम्नलिखित 2 स्रोत है ऊर्जा के जो कि एग्जॉस्टेबल है, समाप्य है, या जो समाप्त हो सकते हैं। पहला है वुड यानी लकड़ी। द सोर्स ऑफ वुड इज फॉरेस्ट, यानी लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जंगलों से प्राप्त होती है, आप ये जानते हैं। ज्यादातर जो लकड़ियां होती हैं गाँव में भी कहाँ से लेके आते हैं, जंगल से लेके आते हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वनोन्मूलन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, द नंबर ऑफ
फॉरेस्ट इज रिड्यूसिंग, जंगलों की जो संख्या है वो कम हो रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, वनोन्मूलन क्यों हो रहा है, वनोन्मूलन क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, ठीक है। तो इस कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। We know that it takes years to grow forest. हम ये जानते हैं कि किसी जंगल को उगने में बहुत ज्यादा साल लगते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। If the rate of deforestation increases, the availability of wood will decrease. अगर डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन होता रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास लकड़ी नहीं होगी या लकड़ी की जो हमारे पास लकड़ी है वो कम होती जाएगी। Hence, wood is an exhaustible sources of energy. इसलिए हम wood या लकड़ी को कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जो समाप्त हो जाएगा। Coal, the source of coal is dead remains of plants and animals that remain buried for years. यानी जो कोयला है वो बेसिकली क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनका जो है, उनके जो रिमेन्स है वो जब दब जाते हैं, बहुत सालों तक दबे रहते हैं, सैकड़ों करोड़ों सालों तक जो दबे रहते हैं, उससे क्या होता है, आपके कोयले का निर्माण होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ कोल एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। अब हम औद्योगिकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोयले का यूज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि इंडिया में, भारत में मैक्सिमम जो है, जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले के माध्यम से होता है, थर्मल एनर्जी से होता है, जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे कोयले का उपयोग किया जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो कोयले की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। और क्योंकि जो आपका कोयला है उसको बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, तो इसे दोबारा से बनाना बहुत इजी नहीं है, बहुत समय लगता है इसे बनने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं hence coal is also an exhaustible sources of energy. हम ये कह सकते हैं कि जो कोयला है, जो आपका क्या है, कोयला है, ये भी क्या है, एक ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जो समाप्त हो सकता है या समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित ऊर्जा के दो स्रोत हैं जो समाप्त हो सकते हैं। पहला, लकड़ी। लकड़ी का स्रोत वन है। वनोन्मूलन के कारण वनों की संख्या कम होती जा रही है। हम जानते हैं कि वनों को विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं। यदि वनोन्मूलन की दर बढ़ेगी तो लकड़ी की उपलब्धता घटेगी। यानी अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी जो लकड़ी है, लकड़ी जो मिलेगी आपको वो कम हो जाएगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं। तो यही कारण, इसलिए लकड़ी ऊर्जा का एक संपूर्ण स्रोत है। अब हम कोयले के बारे में बात करते हैं। कोयले का एक स्रोत पौधों और जानवरों के मृत अवशेष हैं जो वर्षों तक दबे रहते हैं। औद्योगिकरण ने कोयले की मांग में वृद्धि की है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, अतः कोयला भी ऊर्जा का एक समाप्त होने वाला स्रोत है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन।
गर्म पानी प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम सोलर वाटर हीटर की बात करें, यानी जो आपके सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर हीटर होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा समय होता है जब आपको इनसे गर्म पानी प्राप्त नहीं होता। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास इसमें चॉइसेस हैं। अगर हम सोलर वाटर की बात करें या सोलर वाटर हीटर की बात, ठीक है, तो ये क्या है, वाटर हीटर है जो कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी हमें मिलती है सन से, यानी सूर्य से। किससे मिलती है, सन से, सूर्य से। यानी जो सूर्य की ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। और इसी के कारण जो है आपका सोलर वाटर हीटर काम करता है, ठीक है। जो उसके पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सूरज की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको जो है फिर कलेक्ट करके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं, जिसका उपयोग हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। तो यानी कि अगर हम सोलर वाटर हीटर की बात करें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर हम बात करें कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका सूर्य ही है। यानी ऐसा समय जब सूर्य नहीं होगा तब आपका सोलर हीटर है या सोलर वाटर हीटर है वो कार्य नहीं कर पाएगा। यानी आपको पानी को गर्म करने के लिए एक ऐसा समय चाहिए, एक ऐसा दिन चाहिए जब क्या हो, आपका सूर्य हो, यानी आपका सनी डे हो। वहीं अगर हम बात करें ऐसा दिन जब आपको सूर्य नहीं मिलता है, जैसे कि आपका क्लाउडी डे, यानी ऐसा दिन जब आसमान बादल से ढका हुआ है, बादलों से भरा दिन, तो ऐसा जो दिन होता है इसमें आपको सोलर वाटर हीटर में जो पानी जो होता है वो आपको गर्म पानी प्राप्त नहीं हो पाता। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका बी है, क्लाउडी डे। क्योंकि जो क्लाउडी डे होता है उसमें क्या होता है, आसमान में बादल भर जाते हैं तो सूर्य को वो ढक देते हैं। तो जब वो सूर्य को ढक देते हैं तो हमारे पास जो सोलर एनर्जी है वो पर्याप्त मात्रा पे नहीं आ पाती है। तो इसी कारण जो क्लाउडी डे होता है उस दिन आपको सोलर वाटर हीटर से या सोलर गीजर से आपको गर्म पानी प्राप्त नहीं है। वहीं अगर हम बात करें सनी डे की, तो जो सनी डे होता है उस दिन क्या होता है, धूप होती है, सूर्य रहता है आसमान में, खिली हुई धूप होती है। तो क्या होता है, क्योंकि आपके जो सोलर गीजर है या सोलर वाटर हीटर है इसे जो है सनलाइट या सूर्य ऊर्जा, जो आपकी सौर ऊर्जा है उसकी आवश्यकता होती है चलने के लिए या काम करने के लिए। तो इस दिन आपका जो वाटर हीटर है वो काम करेगा। हॉट डे की बात करें तो बेसिकली हॉट डे कब होता है, जब धूप बहुत तेज खिली हुई, तो यानी इस दिन भी आपके पास सूर्य होगा आसमान में, क्लियरली आपको सूरज दिखाई देगा, जो सूर्य की ऊर्जा है वो पृथ्वी तक आएगी। तो इस दिन भी क्या होगा, आपका सोलर गीजर या सोलर वाटर हीटर काम करेगा। वहीं अगर हम विंडी डे की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपके विंड्स होते हैं यानी पवन होते हैं ये भी सूर्य के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है सूरज के कारण पृथ्वी के ऊपर, जिस कारण पवन चलती। तो इसी कारण इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी, अ क्लाउडी डे, या एक बादल भरा दिन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, Which of the following is not an example of a biomass energy sources?
निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी आपको ये बताना है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है। यानी एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो कि हमें बायोमास से, ठीक है, जो हमें जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता। आपके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वुड यानी लकड़ी, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी और चौथा है कोल। अगर हम वुड की बात करें, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है? लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और पेड़ पौधे क्या है? बायोमास होता है, क्योंकि ये क्या है? जीव है, क्या है? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम वुड को कह सकते हैं कि ये क्या है? बायोमास है। गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस का जो मैक्सिमम जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? आपका गोबर होता है। गोबर हमें गाय से प्राप्त होता है, गाय क्या है? एक जीव है, तो ये भी क्या है? आपका एक बायोमास है। कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला भी जो है, जैसे कि हमने अभी समझा था, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो करोड़ों साल पहले पृथ्वी के नीचे दब गए और उस पे हीट और प्रेशर लगा, जिस कारण वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो यानी कि ये भी आपके पेड़ पौधों से बने हैं, तो ये भी आपका बायोमास में आएगा। वहीं अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये हमें यूरेनियम से प्राप्त होती है, और यूरेनियम क्या है? एक बायोमास नहीं। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जितने भी आज हमने क्वेश्चन समझे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इनको नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।